श्री भोगीलाल पंड्या गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अब आप सहायक आचार्य विनय भारद्वाज से पारिस्थितिकीय पिरामिडों के ऊपर वार्ता सुनिए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकीय पिरामिड या इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। पिरामिड शब्द को सुनकर के हमारे मनो मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति का चित्र बनता है और हम ये विजुअलाइज करते हैं कि भाई पिरामिड्स जो हैं मानव निर्मित ऐसी विशालकाय संरचनाएं हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिस्र में, इजिप्ट एक कंट्री है जहाँ के राजाओं ने, वहाँ के शासकों ने प्राचीन काल में विशालकाय पिरामिड्स का निर्माण करवाया था। तो वो पिरामिड्स बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं। उनकी वैज्ञानिकता और उनमें पाई जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं, उनमें पाई जाने वाली राजाओं की मृत एवं परिरक्षित देह जिन्हें ममी कहते हैं, और हजारों सालों पश्चात भी वो इतना सुरक्षित और इंटैक्ट फॉर्म में मिलती हैं कि उस ज़माने के रसायन विज्ञान और रसायनों के ज्ञान से आज भी हम जो है उद्भूत हो जाते हैं। तो वो पिरामिड्स जो हैं विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं, बहुत विशालकाय संरचनाएं हैं और विश्व के प्राचीनतम जो 7 आश्चर्य हैं उनमें नाम लिया जाता है उनका, उनमें उनकी गणना की जाती है और साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो इसी पृष्ठभूमि में आज हम पारिस्थितिकी के संदर्भ में इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे, पारिस्थितिकीय पिरामिड्स की बात करेंगे। विद्यार्थियों, ब्रिटेन का एक पारिस्थितिक विज्ञ था, इकोलॉजिस्ट था, चार्ल्स सुदरलैंड एल्टन। सन 1900 की बात है। चार्ल्स सुदरलैंड एल्टन और सन 1900 में उसने इकोसिस्टम्स में विभिन्न प्राणी समुदायों का, कम्युनिटीज़ का अध्ययन किया और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रॉफिक लेवल्स, पोषण तंत्रों को एक चित्रात्मक निरूपण के रूप में समझाया। पोषक तंत्रों में या विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स में प्राणियों की विभिन्न संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, उत्पादकों की बात करें, तो उसमें हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी संख्या। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उनकी संख्या जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या, तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया और इन सबको एक आयत के रूप में जमा करके सबसे नीचे प्राथमिक उत्पादक जो हैं उनको रखा, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ताओं को रखा, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ताओं को रखा और सबसे ऊपर शीर्षस्थ उपभोक्ता जो टॉप कंज्यूमर्स हैं या मांसाहारी हैं उनको रखा। और इस तरीके से जब इनको रख करके एक जो ज्यामितीय आकृति बनी तो हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर घटते आकार का पिरामिड या स्तूप जैसी संरचना बनती है और इस प्रकार का जो ये स्तूप बनता है या पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम पारिस्थितिकीय पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और इस तरह के कंसेप्ट को देने वाले चार्ल्स सुदरलैंड एल्टन, और एल्टन के सम्मान में इन पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो ये नाम है कि भाई एल्टोनियन पिरामिड्स इनको क्यों कहते हैं। अब ये पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। संख्या के पिरामिड, जैव भार या जैव मात्रा के पिरामिड,
एवं ऊर्जा के पिरामिड, ये 3 क्राइटेरिया लेकर के 3 प्रकार के पिरामिड्स उन्होंने बनाए, और तीनों ही प्रकार के पिरामिड्स हमें किसी पारितंत्र में पोषक तंत्रों के इन तीनों आयामों से परिचित करवाते हैं। तो सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सबसे बेस होता है किसी भी पिरामिड का, जो तला होता है वो सबसे चौड़ा होता है, और इसमें हम प्रोड्यूसर्स को या उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। इसके ऊपर हम प्राथमिक उपभोक्ताओं को या प्राइमरी कंज्यूमर्स को रखते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को रखते हैं, और देन टॉप कंज्यूमर्स जो मांसाहारी या सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं उनको रख करके ये पिरामिड शेप करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो विभिन्न पोषक स्तरों में जो जीव हैं उनका साइज या उनका आकार बढ़ता जाता है। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आएं तो हम ये देखते हैं कि बेस में या तले में जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि सबसे नीचे बेस में प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रेजुअली संख्या बढ़ती जाती है, और जब हम बॉटम टू टॉप आरोहण करते हैं तो साइज या जो आकार है वो बढ़ता जाता है। किसी पारितंत्र में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने वाले जीवों की संख्या को आधार मानकर या इन सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग करके जो पिरामिड बनाते हैं वो संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। ये पिरामिड्स नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से सकरे होते हैं, और जैसे कि देखने में लग रहा है ये सीधा लग रहा है, तो इस तरह के पिरामिड्स को सीधा पिरामिड या अपराइट पिरामिड भी कहते हैं। बहुत सारे पारितंत्रों का जब हम स्टडी करें तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कोई तालाब का पारितंत्र है या पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स आर प्लैंक्टन्स, हरे पेड़ पौधे जो फाइटोप्लैंक्टन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या और बड़े एम्फीबियस प्लांट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या सस्पेंडेड ग्रीन प्लांट्स के फॉर्म में हो सकते हैं जैसे वुल्फिया वगैरह है। तो ये सारे उत्पादक जो हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स इसमें सम्मिलित होते हैं, और इनकी संख्या नेचुरली इस पारितंत्र में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद इनको खाने वाले शाकाहारी जीव जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, और उनका भक्षण करने वाली स्मॉल फिश, उनकी संख्या और भी कम होती है। आकार बढ़ता जा रहा है, और सबसे टॉप पर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं या और भी जलीय मांसाहारी जीव हैं जैसे मगरमच्छ हो सकता है, तो ये टॉप कंज्यूमर्स हो गए या तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। तो इनकी संख्या सबसे कम होती है और इनका आकार सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार के पिरामिड में हम देखते हैं किसी तालाब, पारितंत्र या पॉन्ड इकोसिस्टम में हम ये देखते हैं कि ये सीधा होता है, और इसमें टॉप कार्निवोर्स की संख्या सबसे कम होती है, इनका साइज़ लेकिन सबसे बड़ा होता है, और बेस में प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और वो स्मॉलेस्ट साइज़ के होते हैं। आप देखिए जीव संख्या का जो पिरामिड हमने सीधा वाला देखा, तो इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं, और जीव संख्या के पिरामिड्स उल्टे भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या का पिरामिड है वहाँ पर उसके बेस में एक सिंगल बहुत बड़ा ट्री है जो कि प्रोड्यूसर का कार्य कर रहा है, और उस पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के परजीवी जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं, वो उनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन साइज़ छोटा है। वो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं, और फिर उन बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स हैं, जैसे कि पक्षियों के ऊपर कई प्रकार के पैरासाइट्स हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, तो वो सारे पैरासाइट्स हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं या उपभोक्ताओं का काम कर रहे हैं, और उनकी संख्या ये जो हर्बीवोर्स हैं इनसे भी ज़्यादा है। तो जीव संख्या के पिरामिड ऐसा नहीं है कि हमेशा सीधे हों, ये उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे किसी बगीचे या वन में वृक्षों की संख्या तो कम होती है लेकिन आकार बड़ा होता है, और इस पर पनपने वाले जो जीव जंतु होते हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, इनकी संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, और इनके ऊपर जो और पैरासाइट्स होते हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है।
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जीव संख्या का या नंबर का जो पिरामिड है वो उल्टा मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये परजीवी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं उनमें संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो इस प्रकार का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है और परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं में पाया जाता है। परजीवी खाद्य श्रृंखला का देखिए उदाहरण हमने लिया तो इसमें हमने देखा कि पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, जो कि हार्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने लाइफ साइकिल के लिए। और ये जो हर्बीवोर्स हैं ये नंबर ऑफ ट्रीज़ या एक सिंगल ट्री भी हो सकता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है उसके ऊपर हम पूरे इकोसिस्टम को स्टडी करें तो वहाँ पर भी ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हमें प्राप्त होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये परजीवी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं में जैव संख्या का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का जो पिरामिड है एल्टन ने बताया, एल्टोनियन पिरामिड का सेकंड टाइप है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास या जैव भार का या जैव द्रव्यमान का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड जो हम बनाते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जीवों के आकार और आकृति का कोई महत्व नहीं रहता है। चाहे हम किसी एक कोशिकीय जीव की बात करें, चाहे वो शैवाल हो या कोई प्रोटोजोआ हो या एक बहुत बड़ा कई गुना वृक्ष है, कई गुने आकार का वृक्ष है या बहुत बड़ा जीव है, जंतु है, तो यहाँ पर उसके आकार और आकृति का कोई महत्व नहीं रहता है। और उससे हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, जो ऊर्जा का उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऊर्जा के ट्रांसफ़र का कोई नियम लागू हो रहा है, जैसे कि 10% का नियम दिया था लिंडमैन ने, वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बात करें कि जो जैव द्रव्यमान का जो पिरामिड हम बनाएंगे या जैव भार का जो पिरामिड बनाएंगे वो ज़्यादा उससे जैव संख्या के पिरामिड से ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा। जब जैव द्रव्यमान का पिरामिड बनाते हैं तो पारितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर के जैव द्रव्यमान या एक निश्चित क्षेत्रफल में पोषक स्तर के जीवों का औसत द्रव्यमान ज्ञात करके उसके आधार पर पिरामिड बनाया जाता है। जैव द्रव्यमान या बायोमास या जैव भार क्या होता है? देखिए, पारितंत्र में सभी जीवों या किसी निश्चित पोषण स्तर के सभी जीवों के शुष्क भार ड्राई वेट को जैव द्रव्यमान या अप्रगामी शस्य स्टैंडिंग क्रॉप भी इसे कहते हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप भी कहते हैं बायोमास को। तो ये बायोमास को जब हम क्राइटेरिया बना करके और हम जब बनाते हैं पिरामिड तो वो जैव द्रव्यमान का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड कहलाता है। और यह भी सामान्यतः सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं। कहने का मतलब ऊपर से सकरे होते हैं और नीचे से चौड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे बेस में जो वही उत्पादक होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनका बायोमास भी ज़्यादा होता है। उनके ऊपर जो डिपेंड है प्राथमिक उपभोक्ता हैं या हर्बीवोर्स हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है और द्रव्यमान भी जो है उनका प्रोड्यूसर्स से कम होता है। इसी प्रकार से जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उनकी संख्या कम होती है, उनका द्रव्यमान, उनका जैव भार कम होता है। और सबसे कम जैव भार यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर्स का उनका जो है शाकाहारी के बाद प्राथमिक मांसाहारी और द्वितीयक मांसाहारी जो हैं उनकी संख्या भी कम होती है और उनका द्रव्यमान भी कम होता है। और बिल्कुल टॉप पर जो हमारे टॉप कार्निवोर्स हैं या सर्वोच्च उपभोक्ता हैं, टर्शरी कार्निवोर्स हैं, उनका जैव द्रव्यमान या जैव भार सबसे कम होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामान्यतः जैव मात्रा या जैव भार का जो पिरामिड है वो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से सकरा होता है, अर्थात सीधा होता है, अपराइट होता है। और ये जैव मात्रा के या जैव भार के जो पिरामिड्स होते हैं वो जैव संख्या के पिरामिड्स की तुलना में दे आर मोर यूज़फुल, वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें हमें जैव भार के बारे में जानकारी मिलती है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जैव भार का स्थानांतरण किस प्रतिरूप में हो रहा है। पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे हम किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या स्थलीय पारितंत्र में बात करें जैव भार के पिरामिड की, और हम ये देखते हैं कि बेस में उसके तले में प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, और उनका टोटल जो बायोमास है वो मान लीजिए 1000 किलोग्राम है। और वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा उनका जैव भार, उनका जैव मात्रा बनती रहती है। और शाकाहारी हैं या हर्बीवोर्स हैं, जैसे खरगोश है, बारहसिंगा है, वो उस शाकाहारियों पर डिपेंड होते हैं और उनको खाते हैं। और खाने के बाद में मान लीजिए जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले स्तर पर जैव भार 100 किलोग्राम रह गया,
या 100 किलोग्राम ट्रांसफ़र हुआ, और फिर जब इनकी मृत्यु होगी, डेथ एंड डिके होगा, तो जो प्राइमरी मांसाहारी हैं या द्वितीयक उपभोक्ता हैं जैसे लोमड़ी है, तो उसका जो वहाँ पर संचय होगा जैव भार का या जैव मात्रा का, वो 10 किलोग्राम होगा। और फिर वो लोमड़ी को मान लीजिए कोई लॉयन उसको खा रहा है, तो लोमड़ी जो ट्रांसफ़र करेगी वहाँ पर अगले पोषक स्तर पर जैव भार वो 1 किलोग्राम के लगभग होगा, तो 1 किलोग्राम वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो हम ये देखते हैं कि कुछ पारितंत्रों में, जैसे तालाब है, समुद्र के पारितंत्र में उत्पादकों का द्रव्यमान तो कम होता है, लेकिन इनकी उत्पादन की दर बहुत तीव्र होती है। तो वो ये अभी हम सीधे पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक फैशन दिखाई दे रहा है कि बेस में बायोमास है 1000 किलोग्राम, और उसके ऊपर है 100 किलोग्राम, और उसके ऊपर है 10 किलोग्राम, और उसके ऊपर है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1000 किलोग्राम का 10% होता है 100 किलोग्राम, तो हर्बीवोर्स को ट्रांसफ़र हुआ है 10%। 100 किलोग्राम का 10% होता है 10 किलोग्राम, तो प्राइमरी कार्निवोर्स को ट्रांसफ़र हुआ है 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम का 10% होता है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ट्रांसफ़र हुआ है टॉप कार्निवोर्स के लिए या सर्वोच्च उपभोक्ताओं के लिए। तो यहाँ जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर जो ट्रांसफ़र होता है बायोमास का, वो लगभग 10% होता है। अब देखिए, ये एक और हमारे पास में बायोमास का पिरामिड है, लेकिन ये इन्वर्टेड है या उल्टा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। और ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम अपने को पता है, हमने पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, लैंटिक और लोटिक। लोटिक होता है बहता हुआ पानी, और लैंटिक होता है स्थिर जल। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पर मरीन भी हो सकता है, कोई पॉन्ड भी हो सकता है, और कोई लेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस इसका संकरा है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, उसके ऊपर चौड़ा भाग है और वो हर्बीवोर्स का है, और सबसे ऊपर जो है कार्निवोर्स हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे शार्क्स हैं और डॉल्फिन्स वगैरह हैं। इस तरह की मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ जो हैं, वहाँ पर सबसे ऊपर हैं। तो यहाँ पर ये जो जैव भार का पिरामिड है, ये उल्टा है। जैसे प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ पर, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे या जो हरे पेड़ पौधे होंगे, छोटे होंगे, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं या माइक्रो भी हो सकते हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मान लीजिए 4 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। उसके ऊपर जो हर्बीवोर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 8 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, और सबसे ऊपर जो टॉप कार्निवोर्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी जो है 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बायोमास है वो क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका बायोमास कम है, लेकिन इनकी जो प्रकाश संश्लेषण करने की जो दर है या फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, या जो हम यूँ कहें कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और इस हाई प्रोडक्टिविटी की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायोमास को ट्रांसफ़र कर पाते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बायोमास के पिरामिड्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं या उल्टे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे तीसरे प्रकार के पिरामिड्स जिनके बारे में चार्ल्स हेल्टन ने बताया, वो हैं ऊर्जा के पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये सबसे सटीक पिरामिड होते हैं जो हमें ये जानकारी देते हैं कि किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है। और ध्यान रखिए, एनर्जी पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट। ये ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, और यहाँ पर हम जो बायोमास होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी में, और बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हम उस रेफरेंस में पिरामिड का निर्माण करते हैं। और ईच ग्राम ऑफ ड्राई वेट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 4.5 टू गेट किलो कैलोरी। और यहाँ पर जो बायोमास है जिसका हमारे पास में प्रत्येक ग्राम को हम 4.5 से मल्टीप्लाई करके उसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उस रेफरेंस में हम विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा को रखते हैं। एनर्जी प्रोडक्टिविटी पिरामिड्स आर द बेस्ट पिरामिड्स। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस पारितंत्र में एक पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा जीवोम है, बायोम है, और उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य का प्रकाश। यानी कि इस पृथ्वी को अल्टीमेटली जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सूर्य के प्रकाश से मिल रही है। तो यहाँ पर हम इस पिरामिड को देखेंगे, ऊर्जा के पिरामिड को देखेंगे, तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है जो कि हमें एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। मान लीजिए इनको जो एनर्जी मिली 100%,
और फिर इनकी जो अपनी जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है या और भी है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, उन सब में भी एनर्जी खर्च होती है, हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये जो 100% है उसका केवल 10% वो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंच पाती है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो शाकाहारी हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को खर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट वगैरह वगैरह, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इसमें खर्च करते हैं। और इस 10% जो इसको मिली है उसका भी 10%, इट मीन्स ओनली 1% एनर्जी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र हो पाती है। और इसके बाद में ये भी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इसे खर्च करते हैं, जैसे स्नेक्स है, रैबिट्स है, और हीट के फॉर्म में यहाँ भी एनर्जी लॉस होता है। और 1% का भी केवल 1%, इट मीन्स 0.1% एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर्स को मिल पाती है। और ये जब सारे ये ट्रॉफिक लेवल में जितने भी जीव हैं और इनकी बॉडी जब डेड एंड डिके होती है आफ्टर देयर डेथ, तो उनको जो है फिर ये डीकम्पोजर्स हैं, चाहे वो फंजाई हों, चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये भी अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, और हीट के फॉर्म में यहाँ भी जो है एनर्जी की लॉस होती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है विद्यार्थियों की, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और बेस में जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है सक्सेसिवली ओनली 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो पाती है, आगे स्थानांतरित हो पाती है। तो एनर्जी पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते हैं, कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल इन एन इकोसिस्टम। किसी भी पारितंत्र में जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। एंड ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर ये जो 10% का लॉ है, एक लिंडमैन नामक पारिस्थितिक विज्ञ थे, इन्होंने 10% एनर्जी रूल दिया था, या जिन्हें इसे लिंडमैन्स रूल भी कहते हैं। और इन्होंने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात की। तो इन्होंने ये बताया कि जितना एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को से 100%, उसका केवल 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिल पाती है, फिर उसका केवल 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिल पाती है, और उसका केवल 10% टर्शियरी कंज्यूमर्स को मिल पाती है। तो देखिए प्रोड्यूसर्स के पास में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स के पास में 100% एनर्जी है, और उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जब जा रही है, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स के पास जब जा रही है तो 10% एनर्जी जा रही है, जैसे ग्रास हॉपर्स के पास। और 10% का भी 10%, 1% जा पा रही है फ्रॉग के पास में, सेकंड लेवल कंज्यूमर्स। और इस 1% का भी 1% कितना होगा, 0.1%, ये जा रही है अपने थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के पास या टॉप कार्निवोर्स के पास, जैसे स्नेक के पास। तो एनर्जी पिरामिड्स में हम देखते हैं ये ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। Flow of energy through trophic levels. The amount of energy decreases from one trophic level to the next trophic level and only 10% energy is transferred. यहाँ पर भी हमको ये दिखाया गया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास में 100% है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स स्टोर कर पाएंगे 10%, और इसको मिलेगी 10%, और उस 10% का भी स्टोर करके 1% स्टोर कर पाएंगे तो वो मिलेगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, और उसका भी 1%, 0.1% मिलेगी थर्ड लेवल कंज्यूमर्स को, और 0.1% का भी 10%, इट मीन्स 0.01% वो मिलेगी एपेक्स प्रीडेटर्स को मिलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से सक्सेसिव जो फ्लो होता है एनर्जी का वो डिक्रीज होता जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और 10% ही एनर्जी काम में आती है। आप देखिए ये हो गया हमारा, ये डीकम्पोजर्स के पास चली जाती है एनर्जी, और ये भी इसको काम में लेते हैं और रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो अल्टीमेटली फिर से जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में मिला दिए जाते हैं। और हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है एज हीट, क्योंकि हीट रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी का लॉस होता है। और ये सन की एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को, जिसको ये यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सन है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि 3 प्रकार के एल्टोनियन पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। और इसमें पहले वाले जो 2 होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है या एनर्जी का पिरामिड होता है इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, और सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर फ्लो के दौरान एनर्जी का जो है परसेंटेज कम होता जाता है, और केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफ़र हो पाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर किसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद।